ठीक है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टी प्रोपोर्शन, ये तीन हमने लॉस डिस्कस कर लिए हुए हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज गेल-यूसेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। Okay, so this is the Gale-Lussac law of combining volumes. ठीक है जी, तो Gale-Lussac ने ही दिया था, right? His name is already in this law. Gale-Lussac has given this law of combining volumes. ठीक है, पहले लॉ पढ़ लेते हैं क्या है। So under similar conditions of temperature and pressure, ठीक है, हमने टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन फिक्स करनी है। जब भी गैसेस कंबाइन करेंगे, कोई भी गैस ले लेते हैं, व्हाटएवर गैसेस दे आर कंबाइनिंग, व्हेनेवर गैसेस दे कंबाइन or are reduced in a chemical reaction, okay, so they do so, तो वो कैसे कंबाइन करेंगी? They do so in simple ratio by volume। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, अब हम आ रहे हैं गैसेस की तरफ। नेक्स्ट जो दोनों लॉज हैं, गेल-यूसेक लॉ है और एक जो एवोगैड्रो लॉ है। अब इन दोनों में हम गैसेस की बात करेंगे कि गैसेस जो है अब वो कैसे रिएक्ट कर रही है। जैसे फर्स्ट टू में हमने ये स्टडी किया था कि उनकी जो वेट है, बाय वेट वो कंबाइन करते हैं। ठीक है, अब हम इन गैसेस के केस में अब किसकी बात करेंगे? वी विल बी डूइंग अबाउट देयर कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ठीक है, कि अगर जो पहले वाले थे वो अकॉर्डिंग टू वेट कंबाइन कर रहे हैं, तो जो गैसेस हैं वो कैसे कंबाइन करती हैं, उनमें क्या चीज फिक्स्ड है। ठीक है, तो उनमें उनकी जो रेशो है, द सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम, दे विल बी कंबाइन। ठीक है, जैसे अभी हमने मल्टीपल लॉ में पढ़ा था कि वो जो है दे विल बी कंबाइनिंग इन अ सिंपल होल नंबर रेशो बाय वेट। ठीक है, राइट। तो जो भी हमारे एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे थे, तो वो कैसे वेट कर रहे हैं, कैसे कंबाइन कर रहे हैं, दैट देयर रेशियोज दे विल बी इन द सिंपल होल नंबर रेशियो बाय वेट। बट यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जो हमारी गैसेस हैं, जो उनकी कंबाइनिंग की रेशियो है, दैट विल बी सेम और दैट विल बी बियरिंग द सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम। ठीक है, गैसेस को हमने बाय देयर वॉल्यूम स्टडी करना। जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जी, कंडीशन ये भी है कि जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो सेम रहने चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे। अगर हम एनटीपी, एसटीपी इन कंडीशंस पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हम सबके लिए सेम रख रहे हैं। ओके, द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर दे शुड बी सेम इफ वी आर सीइंग दिस लॉ। ठीक है, ओके। जैसे हम बात करें अब H2 की, हाइड्रोजन और क्लोरीन H2 + Cl2। ठीक है, ये कंबाइन करके हमें क्या दे रहे हैं? दे आर गिविंग अस HCl। अब 2H2 है, Cl2 है, यानी कि 2 मोल्स ऑफ HCl बनेंगे। ठीक है, बाय वेट अगर हम कहेंगे, अगर मैं इसका एक वॉल्यूम ले रही हूँ, 1 वॉल्यूम मतलब पूरा मैं हाइड्रोजन H2 को एज 1 कंसिडर कर रही हूँ। पूरी गैस है ना, H2 इज अ गैस। सिमिलरली Cl2 की अगर मैं 1 वॉल्यूम ले रही हूँ, ठीक है, तो ये दोनों कैसे कंबाइन कर रहे हैं? 1:1 रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं। ओके, दे बोथ आर कंबाइनिंग इन 1:1 रेशियो बाय वॉल्यूम। ठीक है, गैसेस के केस में हम वॉल्यूम को स्टडी कर रहे हैं। ओके, ठीक है जी। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, सिमिलरली इन द केस ऑफ N2 + H2, ये रिएक्शन आपने की हुई है, बैलेंस करो और इसको मुझे यहाँ पे वॉल्यूम्स बताओ इनकी। बैलेंस दिस रिएक्शन and find out the volume ratios in which these gases they are combining। क्या रेशियो आ रही है यहाँ पे इनकी वॉल्यूम्स की? हाँ जी बेटा, so this is 1:3।
ठीक है, अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो ये वाला 1 रहेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, 3 2 6, तो यहाँ पे 2, N2 plus 3H2 it is going to give you NH3, ठीक है। तो इसकी अगर हम 1 वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं, इसके आगे 3 लगाए, दैट मींस दिस इज इन 3 वॉल्यूम्स, ठीक है। तो 1:3 रेशियोज में ये क्या कर रही है, कंबाइन कर रही है। एंड ये रेशियो अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस फिक्स रखते हैं तो हमेशा ये जो गैसेस हैं ये इसी रेशियो में कंबाइन करें, ठीक है। ओके, लाइक वी टेक द एग्जांपल ऑफ वाटर आल्सो, वाटर में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसेस ही हैं, ठीक है। सो इन द सिमिलर वे H2 plus O2 इट इज गोइंग टू गिव अस 2H2O, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 2 आ जाना है, ठीक है। तो अब इनकी रेशियो क्या हो जाएगी, नाउ देयर रेशियो विल बी 2:1। सो अगेन दिस इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है जी। ठीक है जी, राइट, इज दिस क्लियर? ये लॉ क्लियर हो गया बेटा, ये यूसेज लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, ठीक है। तो जब भी गैसेस कंबाइन करेंगी दे आल्सो विल बी इन दी सिंपल होल नंबर रेशियो बाय वेट, ओके। सो नेक्स्ट इज एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, एवोगैड्रो लॉ। यहाँ पे हम कुछ कॉम्बिनेशन की बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये लॉ एक तरह से अकेला लॉ है, ठीक है, दैट इज नॉट इन्वॉल्व इन दी केमिकल कॉम्बिनेशन बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे कोई चीजें कंबाइन नहीं कर रही है, इसीलिए हम इसको केमिकल कॉम्बिनेशन में नहीं काउंट करेंगे एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कहते हैं, अगेन अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। गैसेस के केस में हमने जो कंडीशंस है टेम्परेचर एंड प्रेशर की उनको देखना है, ओके। इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस, जितनी मर्जी हम गैसेस ले लें, ठीक है, बट उनकी अगर हम वॉल्यूम इक्वल ले रहे हैं, हम अगर उन गैसेस की वॉल्यूम इक्वल ले रहे हैं, दे ऑल गैसेस दे विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर हम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स कर रहे हैं, तो अगर मैं इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस ले रही हूँ, ठीक है, तो उनमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैस, ठीक है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैस की गैस कैसी है, उसके साइज ऑफ पार्टिकल्स कैसे हैं, उस पे वो चीज नहीं डिपेंड कर रही, ठीक है। सपोज इफ आई एम टेकिंग 3 वेसल्स और इन 3 वेसल्स में गैस के पार्टिकल्स ले रहे हैं हम, ठीक है। सपोज मैंने, ठीक है, suppose in the first beaker I have taken, in the first vessel I have taken hydrogen gas at NTP, सब में हम NTP की कंडीशंस अगर ले रहे हैं, दूसरे में मैंने ले ली है ऑक्सीजन गैस एट NTP, ठीक है, थर्ड में हम ले लेते हैं क्लोरीन गैस एट NTP, कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर दे आर फिक्स्ड, ठीक है, ओके। अब हमने वॉल्यूम्स भी इनकी इक्वल ले ली है, सपोज कोई डेफिनेट वॉल्यूम ले लेते हैं इनकी, ठीक है, सबकी जो वॉल्यूम्स है वो इक्वल ले ली है, सपोज 1 वॉल्यूम ऑफ ऑल दीज गैसेस वी आर टेकिंग, ठीक है, इन सब की 1 वॉल्यूम ले रहे हैं हम, तो हम क्या कहते हैं कि इन सब में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे दे ऑल विल बी सेम, जैसे इसमें 4 है, इसमें भी 4 होंगे, इसमें भी 4 होंगे। अगर हम ये चीज जो है वो बात कर रहे हैं अंडर द सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर प्लस दे आर हैविंग इक्वल वॉल्यूम्स, ठीक है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द गैस की हमने यहाँ पे कौन सी गैस ली है, ठीक है, उसके पार्टिकल का साइज कैसा है, ओके, दैट डजंट मैटर, ठीक है। उन सब में जो पार्टिकल का नंबर होगा, उन सब में जो मॉलिक्यूल्स का नंबर होगा वो सब में सेम होगा एट द कंडीशंस ऑफ सिमिलर प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है। सो दिस इज एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ओके। और अगेन एवोगैड्रो साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, एमिडियो एवोगैड्रो, ठीक है, एमिडियो एवोगैड्रो गेव द एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, ठीक है जी।
तो यहाँ पे कोई गैस कंबाइन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ उनकी जनरल जो है कंडीशंस की बात कर रहे हैं, उनमें कितने वॉल्यूम्स ऑफ, अगर इक्वल वॉल्यूम्स की बात करें तो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, सो दिस कांट बी कम अंडर द कैटेगरी ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये एक सेपरेट सा लॉ है। ओके, सो फर्स्ट 4 जो हमने पढ़े हैं दे कम अंडर द केमिकल कॉम्बिनेशन, जहां पर चीजें जो है वो कंबाइन कर रही हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, और यहाँ पर हम कंडीशंस बता रहे हैं, अंडर द कंडीशंस ऑफ सेम टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम द गैसेस दे विल बी कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाँ जी, क्लियर बेटा, क्लियर दिस थिंग? Okay, now after this we are going to do the concept of atomic and molecular masses. Okay. So this topic we have also done in the 9th standard also. ठीक है, atomic mass और atomic mass unit किसको कहते हैं हम? ठीक है, तो जो भी हम अपने एलिमेंट्स का उनका मास जो है, we measure their atomic mass with relative to some other element. ठीक है, जिसके कारण हम क्या स्टडी करते हैं? relative atomic mass of an element. ठीक है, तो अगर मैंने किसी भी अपने एक एलिमेंट का मास स्टडी करना है, ठीक है, इन रिलेशन टू हम किसी के स्टडी करते हैं, तो वो क्या है? इट इज द मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। इनिशियली जो हमारे रिलेटिव यानी कि जिस एलिमेंट के विद रिस्पेक्ट टू हम देख रहे थे, ठीक है, इनिशियली वी सेट अ स्टैंडर्ड फॉर द हाइड्रोजन। ठीक है, सबसे पहले हमने हाइड्रोजन के मास के विद रिस्पेक्ट टू अपने एलिमेंट्स के मासेस की स्टडी करनी शुरू की। ठीक है, बट हाइड्रोजन के साथ ज्यादा चीजें जो थी वो कंबाइन नहीं करती थी अंडर नॉर्मल कंडीशन, इसीलिए हमने ये जो फॉर्मूला था इट गेट्स चेंज्ड टू 1/16 ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, फिर हमने हाइड्रोजन के बाद जो था वो ऑक्सीजन एज अ स्टैंडर्ड एलिमेंट जो था वो चूज किया। ठीक है, देन आफ्टर हाइड्रोजन वी चूज द स्टैंडर्ड एलिमेंट एज द ऑक्सीजन। ठीक है, बट ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स एग्जिस्ट कर रहे थे, ओके, 17 and 18, राइट? So that's why it was also not selected as the perfect standard for measuring the atomic mass of the element. ठीक है, तो इसीलिए अगेन ऑक्सीजन इट वाज रिप्लेस्ड विद द कार्बन। ठीक है, तो अब हम कार्बन के विद रिस्पेक्ट टू देखते हैं 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम। ठीक है जी, तो अगर मैंने अपने एलिमेंट का मास देखना है, व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ माय एलिमेंट, सो वी विल बी सीइंग द एटॉमिक मास ऑफ माय एलिमेंट, वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट in relation to the 1/12 of the mass of carbon. ठीक है, पढ़ा हुआ है हमने पहले भी ये। ओके, तो इसको हम यहाँ पर जो एटॉमिक मास आता है we will be denoting in it as atomic mass unit, AMU की फॉर्म में, या हम यूनिफाइड मास में इसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, atomic mass or relative atomic mass of any element is expressed in the atomic mass unit which we called as AMU, या unified mass में इसको express करते हैं। ठीक है जी, ओके। तो अगर मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास बताना है, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास बताना है तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, उसी एलिमेंट का हमने एक मॉलिक्यूल लेना है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने किसके साथ देखना है? 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम के साथ। ठीक है, दैट विल बी गिविंग अस द मॉलिक्यूलर मास। ओके, हाँ जी, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास आ जाएगा, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा एलिमेंट्स का, इन सबको हमने AMU में एक्सप्रेस करना है और यूनिफाइड मास में एक्सप्रेस करना है। हाँ जी, क्लियर बेटा?
जैसे सपोज इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नाइट्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन विल बी 14U। ठीक है, 14U भी लिख सकते हैं, यूनिफाइड मास भी लिख सकते हैं, 14AMU भी लिख सकते हैं। ऑक्सीजन का 16 है, 16U भी लिख सकते हैं, 16AMU भी लिख सकते हैं। ठीक है, वी हैव डन दिस थिंग इन 9th क्लास। ओके, तो जब भी हम ये वाले जो मासेस हैं, द रिलेटिव एटॉमिक मासेस दैट वी ऑब्टेन बाय कंपेयरिंग इट विद द कार्बन एटम, whenever their masses they are expressed in grams। ठीक है, जब भी हम इनके मासेस को ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं, द मास ऑफ एनी एलिमेंट व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ठीक है जी, तो उसको हम क्या कह देते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। जैसे हमने सिंपल एटॉमिक मास पढ़ा है, वैसे ही अगर हम उस एटॉमिक मास को, ठीक है, अगर ग्राम्स में एक्सप्रेस कर देंगे तो दैट विल बी गिविंग यू द ग्राम एटॉमिक मास। ओके, सिमिलरली अगर वाटर है, जैसे वाटर इज अ मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल का मास कैसे निकालते हैं, हाइड्रोजन का मास 1 है, 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन एटम्स, तो 2 + 16 इट इज 18 ग्राम्स। ठीक है, सो दिस इज द मास ऑफ द मॉलिक्यूल इन ग्राम्स। ठीक है जी, तो इसको हम क्या कह देते हैं, मॉलिक्यूलर मास कह देते हैं। ओके, सो दिस इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड दिस इज ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, जब हम एटम का मास जो है इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स एक्सप्रेस करते हैं तो ग्राम एटॉमिक मास आ जाता है। जब हम मॉलिक्यूल का जो मास है, एटॉमिक मास है, व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, दैट इज गिविंग यू द ग्राम मॉलिक्यूलर मास। हाँ जी, क्लियर? ठीक है बेटा, कमिंग टू द नेक्स्ट कंसेप्ट इज फॉर्मूला मास यूनिट। ये भी हमने पढ़ा हुआ है, फॉर्मूला मास यूनिट। ठीक है, नॉर्मली हम कौन से मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, दैट डोंट डिसोसिएट इन वाटर, जैसे C6H12O6 है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो है वो आयंस में स्प्लिट नहीं करता है जब हम इसको पानी में डालते हैं। ओके, व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट डोंट स्प्लिट इनटू आयंस, बट NaCl हो गया, KCl हो गया, ठीक है, ये जो है दे गिव यू आयंस एज Na positive Cl negative, K positive Cl negative in water। Okay, so when they are dissolved in water they get split into ions। ठीक है, ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनके केस में हम क्या देते हैं, we give formula mass unit rather than atomic and the molecular mass units। ठीक है, तो इनके केस में हम क्या देते हैं, फॉर्मूला मास यूनिट एक्सप्रेस करते हैं। काम वही सेम है बेटा, NaCl का आपने फॉर्मूला देखना है। ठीक है, सोडियम का 23 + 35.5, इनको प्लस कर देना है हमने। ओके, मेथड इज सेम, बट यहाँ पे ये सिर्फ डिफरेंशिएशन हो जाती है कि यहाँ पर ये जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, व्हेनेवर दे आर डिसॉल्व्ड इन वाटर दे गेट स्प्लिटेड इनटू आयंस। ठीक है, तो जो चीजें आयंस में कन्वर्ट हो जाती हैं उनके केस में हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, फॉर्मूला मास यूनिट रादर देन मॉलिक्यूलर मास यूनिट। ठीक है, हम वहां पर उनके केस में मॉलिक्यूलर मास नहीं देते हैं, हम उनके केस में क्या एक्सप्रेस करते हैं, फॉर्मूला मास यूनिट एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, करना सेम है जैसे हम कर रहे हैं। Now calculate the molecular mass of calcium carbonate। थोड़ी सी आपकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग कर दें कि आपको मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट करने आते हैं कि नहीं, दैट यू स्टडीड। हाँ जी बेटा, मॉलिक्यूलर मास निकालिए कैल्शियम कार्बोनेट का। फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम का मास कितना होता है 40, ठीक है। कार्बन इट इज 12 ग्राम एंड ऑक्सीजन एक का 16 ग्राम है, ठीक है। सो दिस इज गोइंग यू 100 ग्राम्स और 100 यू और 100 AMU, ठीक है। चलिए सिमिलरली कैलकुलेट फॉर C6H12O6, ग्लूकोज के लिए भी निकालो। फाइंड आउट फॉर द ग्लूकोज। सो दिस इज 180, ठीक है जी। कार्बन का 12 है, 12 into 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 है प्लस ऑक्सीजन का 16 है, सो इट इज गोइंग टू गिव यू 180 ग्राम्स, 180 U 180 AMU, ठीक है जी। क्लियर? तो ऐसे हमने मॉलिक्यूलर मासेस जो हैं वो कैलकुलेट कर लिया। चलिए एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लिखो which is based on these gram atomic masses and gram atoms. Calculate the mass of 2.5 gram atoms of magnesium. Calculate the mass of 2.5 gram atoms of magnesium. अब देखो, if we talk about 1 gram atom of magnesium, अभी हमने बताया कि अगर हम 1 ग्राम एटम में बात करें तो वहां पर कितने होते हैं, उसी जो हमारा एलिमेंट है उसी का ही हम एटॉमिक वेट लेते हैं, तो दैट इज 24 ग्राम 1 ग्राम एटम में, ठीक है, राइट। एटॉमिक मास यूनिट या ग्राम एटम्स में हम जब इसको एक्सप्रेस करेंगे तो 1 ग्राम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 24 ग्राम्स के। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, सॉरी मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, तो एटॉमिक मास किसके इक्वल हो जाएगा फिर 24 के इक्वल हो जाएगा। याद है आपको स्कीम, हम 9th में स्कीम पढ़ के आए हैं ना एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस की। हाँ जी बेटा, am I audible? ठीक है, तो अगर एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम का 12 है तो एटॉमिक मास कितना है 24, ठीक है। और अगर 1 ग्राम एटम में 24 है तो 2.5 ग्राम एटम्स में कितने होंगे फिर, so it will be 24 into 2.5, ठीक है। तो कितना आंसर आया बेटा, so this is 60 grams, okay. So in the same way do one more numerical problem. How many gram molecules, how many gram molecules are present in 4.9 gram of sulfuric acid? चलिए कैलकुलेट इट बेटा। एक ये कैलकुलेट करो, एक सेकंड वाला भी कैलकुलेट द मास ऑफ 0.72 grams of gram molecules of कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए ये दोनों कैलकुलेट करो। सेम जैसे हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल किया है वैसे ही आपने 1 ग्राम में देखना है कितने हैं सल्फ्यूरिक एसिड के, दैट विल बी इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फिर आपने 4.9 में देखना है।
0.5 ग्राम एटम्स। गुरसिमर गलत है, चेक योर पॉइंट्स। और अंजलि सिंह 480.2। 480 तो नहीं है अंजलि, दैट इज वेरी वेरी लार्ज फिगर यू आर टेलिंग। वन ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का कितना वेट आया है? वन ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, हाइड्रोजन का 1 है, सल्फर का 32 है, ऑक्सीजन का 16 ग्राम है। तो इसको कैलकुलेट करोगे इट विल बी 98। हमने कितने में निकालने हैं? 4.9 में। ठीक है। अच्छा, आपसे ग्राम मॉलिक्यूल्स पूछे हैं अब, तो रिवर्स कर दो ना, विल बी डूइंग इट इन द रिवर्स केस। जो चीज हमसे पूछी है हम उसको इधर रखेंगे। ठीक है। तो अगर 98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो बना रहा है वो कितने ग्राम मॉलिक्यूल बना रहा है? 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स बना रहा है। हमसे कितने में पूछे हैं? 9.4 ग्राम्स में पूछे हैं। ठीक है। सो इट विल बी 1/98 इंटू 4.9। ठीक है। हाँ जी, समझ आया बेटा? ओके, सो आंसर इज 0.05 ग्राम मॉलिक्यूल्स। ओके, सो सेकंड इज योर होमवर्क, जहां पर आपने मास कैलकुलेट करना है। ओके, सेकंड इज योर होमवर्क।